Hello and welcome to this week's episode of The Winning Post, powered by the Serum Institute of India. I'm Mandira Lalwani. Every week we try and bring you up and close with racing professionals from all over the country. We've been in Bangalore for the Kingfisher Bangalore Derby 2013. Couldn't help but catch up with one of the most prolific names ever in the racing industry, Aslam Kader. असलम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो पे। आप शुरुआत से मुझे बताओ कि आपका करियर कैसे शुरू हुआ, राइडिंग में आप कैसे घुसे, कैसे इस सब की शुरुआत हुई? जी, जब मैं बहुत छोटा था तो बिल्कुल रेसकोर्स के करीब रहता था, बॉम्बे में, वर्ली में। तो जब हम छोटे थे, हमारे दोस्त लोग वगैरह हम जाके उस माइल से रेस देखते थे। अब माइल का जो गेट अभी भी है वहाँ पर, तो रेस देखते थे। लेकिन हम लोग ज़्यादा करके रेस माइल की हो तो हम लोग 1400 मीटर पे खड़े रहते थे। अगर 14 की हो तो हम लोग 12 पे जाके खड़े थे, क्योंकि हम लोग सोचते थे कि जॉकी लोग चिल्लाते क्यों और क्या बात करते हैं लोग। और वहाँ से मुझे इंटरेस्ट पैदा हुआ, शौक भी हुआ उसके कि क्या बात करते हैं, नहीं मैं भी एक दिन करना चाहता हूँ इसके लिए। तो जो हमारे भावना जो थे वो रेसिंग में थे, वो प्यून थे, तो उन्होंने मेरा एप्लीकेशन वगैरह दिया और फिर हम लोगों को इंटरव्यू को बुलाया गया पूना में। तो वो इंटरव्यू में देखे तो पहले मैं हैरान हो गया, क्योंकि इतने सारे बच्चे आ गए और मैं गरीब घर से हूँ। तो मुझे नहीं लगा कि मैं इसमें पास होगा, लेकिन नसीब कहते हैं और मैं पास हुआ। उसके बाद जैसा हम लोग स्कूल में ज्वाइन होने के बाद में हम 10 लड़के थे। तो जहाँ तक मेरा ख्याल है हम लोग को 78 एंडिंग में लाइसेंस मिला बॉम्बे के अंदर। तो हमारे में जो ग्रुप में था, जो आज भी मेरा अच्छा बेस्ट दोस्त है, मार्क सोलोमन, उसको 4 राइड मिली पहले दिन। तो हमें तो जलन भी हुई, लेकिन अच्छा भी लगा कि भाई हमारा दोस्त बैठ रहा है। पर कहते हैं ना कि नसीब के आगे कुछ नहीं, तो वो बेचारा कुछ नहीं कर सका। और हमारे ग्रुप में सबसे लास्ट राइड 10 लड़कों में जो थे, सबसे लास्ट राइड मुझे मिली, वो पूना के अंदर। ये MK साहब के घोड़ा था तारावन, उन्होंने मुझे राइड दी और मैं 3rd फिनिश किया, फर्स्ट मेरी लाइफ पे राइड। तो कहते हैं ना कि हम 10 में से मैं ऊपर हुआ। फिर उसके बाद में बॉम्बे सीज़न गए, वो लोग क्लब ने एक बच्चों को अपने हर ट्रेनर के पास दे दिया। तो जो मेरा ट्रेनर था नूरुद्दीन खलील, उनके पास गया, और ओनर साहब थे वो वाइम चौधरी। तो वो तो शायद थोड़ा गैमलिंग वगैरह करते थे। तो मुझे तो राइड मिली नहीं पूरी बॉम्बे सीज़न। पूना सीज़न आया, नहीं हाँ जी पूना सीज़न आया, तब तो मुझे राइड मिली। जो हमारे पास एक घोड़ी जो मेरा पहला विनर हुआ है, और मेरा फर्स्ट डार्बी भी जो हुआ है, हेनेसी बोल के घोड़ी थी, उसमें मेरा फर्स्ट विनर। तो पता नहीं हमारा ट्रेनर तो कहा कि एक काम करो, जंप लो और भाग जाओ। उस वक्त हम बच्चे थे और बिल्कुल अलाउंस था। तो वजन था 44 बैठना, और मैं खुद लाइट वेट था। और वो बहुत इतनी फास्ट घोड़ी थी, शायद मैंने आज तक इतना फास्ट घोड़ा नहीं बैठा। हालांकि मैं स्प्रिंटर जीता हूँ, वो बड़ा घोड़ा था, ये तो घोड़ी थी, लेकिन बहुत फास्ट थी, इतनी फास्ट थी मैं बता नहीं सकता उसके बारे में। तो मैं जब लगे भाग गया और मैं जीत गया। तो मैं तो रात भर सोया नहीं क्योंकि सुबह उठ के फ़ोटो देखने की भाई कैसा फ़ोटो आया है। तो रात भर सोया नहीं। सुबह जाके फिर जब वो फ़ोटो वाले के पास खड़ा होगा तो बोला 10 बजे के पहले मिलेगा नहीं फिर 10 से 12 बज गए, काम ख़त्म करके वहाँ जाके फिर फ़ोटो लेके तो बस देखता रहा। फिर तो देखता कोई मुझे चिढ़ा तो नहीं रहा। बहुत खुशी हुई उसके बाद में। फिर उसके पता नहीं क्या हुआ, एक घोड़ा था हमारे पास, थैंक्स अ मिलियन शायद, उन्होंने वो कुछ एक्टर महमूद साहब थे, उनसे ख़रीदा होता। उसका विदस टूटा हुआ था, उसका एक्शन जो भी फनी था। और हमारे जो ट्रेनर साहब थे और ओनर साहब थे, ज़रा गैम्बल मास्टर थे, तो उन्होंने अंधेरे में गया, मेरे ख्याल से उस वक्त कोई टाइमिंग का लिमिट नहीं था, शायद 4:30 बजे का टाइम था। बिल्कुल कुछ दिखता नहीं, बस वो वाइट ट्रेलिंग दिखती है साइड से। वो हमारे एक सीनियर जॉकी थे जो हमारे स्टेबल के रिटेन थे, मकबूल खान, उनके साथ चले गए। और वो शायद जमादार उधर से कुछ वो टॉर्च जलाया है, वो टाइमिंग का जो पकड़ने लगा, लोगों ने फैंसी किया, थोड़ा मार खाया।
मैं बैठा था। लेफ्ट से मारा हूँ तो राइट जा रहा है, राइट से मारा हूँ लेफ्ट जा रहा है। अभी मुझे पता चलता है क्योंकि उसको विदस था ही नहीं घोड़े को, क्योंकि जब पैर चेंज कर रहा है तो पूरा ग्राउंड चेंज कर रहा था। मतलब एग्जैक्ट जब घोड़े चेंज करते हैं तो थोड़ा बहुत शिफ्ट होते हैं, लेकिन ये तो विदर्भ से नहीं है, यानी मतलब क्या कहते हैं उसको, शॉक ऑब्जर्व भी नहीं है और स्टेनिंग भी नहीं है, उस तरह का था। फिर पता नहीं उन्होंने मुझे निकाल दिया कि मैंने कुछ बदतमीजी की करके। उस वक्त जो कैप्टन साहब थे उन्होंने काफ़ी मुझे मदद की। मुझे पनिश किया गया 1 हफ्ता, जब पुणे के अंदर हॉस्पिटल आपको पता होगा, वहाँ पे खड़ा रहना बिरजी जूता के साथ में। 1 हफ्ता मैं खड़ा रहा। एक दिन मैं बहुत रोया कि मैंने गलती किया ही नहीं है, किस बात की मुझे पनिशमेंट मिल रही है। फिर कहता नहीं नसीब इंसान का, तो कैप्टन साहब ने मुझे पंडो साहब के पास भेज दिया। उनका बहुत शुक्रगुजार हूँ मैं, आज इस दुनिया में नहीं है, उनको अल्लाह अच्छा रखे ऊपर। उन्होंने शायद मुझ में क्या देखा क्या नहीं देखा मुझे पता नहीं। उसके बाद पुनः सीजन एंड हो रहा तो उन्होंने मुझे शायद 5 फिनल दिए उनके स्टेबल से। फिर बॉम्बे गए, पंडो साहब ने इतनी मदद करी मेरे लिए, इतनी मदद की। हमारे अगर तबेले का घोड़ा भागता भी होता तो बाहर के ट्रेनर आके पूछते थे, क्योंकि मेरे पास अलाउंस था कि मुझे असलम चाहिए, तो वो मुझे मेरे लिए सेलेक्ट करते थे। राइट, नहीं असलम ये बैठेगा, असलम वो बैठेगा, असलम वो बैठेगा, असलम। और मैं अपने तबले के घोड़े काम नहीं देता। साहब सर बोलते थे हमारे जो पंडो साहब, उधर जाके काम दो, उधर जाके काम। वो साल मैं 26 रेस जीता और वसंत 27 रेस जीता, तो मुझे अप्रेंटिस चैम्पियनशिप और हाफ जॉकी का, इसमें भी नसीब का हुआ। मैं लास्ट दिन मेरे ख्याल से 6 राइड थी और वसंत को भी कोई 4 राइड थी। मैं 59 मुझे कैरी करना था, तो मैंने बताया हमारे पंडो साहब को। पंडो साहब ने कहा कि नहीं, लेट पीस ज़्यादा लो, सैडल वही लो, लेट पीस ज़्यादा लो। और वो घोड़ा बहुत स्वेट करता, पसीना बहुत करता था। टर्न फॉरम बॉम्बे का जो है उस वक्त तो इतना नहीं, अभी अच्छी तरह याद है कि 2 फॉरम बैठना पड़ता है। टर्न फॉरम और सैडल स्लिप हो रही है। अभी मैं आपको बताऊंगा, स्लाइटली जो मेरा टेंडन साइड है, स्लाइटली ऐसा थोड़ा सा अंदर है, उस वजह से। हाँ, पूरा स्लिप होके रेलिंग पे गिरा मैं। ये बाजू गिर के वापस आया और नीचे गिरा। वसंत उसमें काफी, शायद काफी बोल के घोड़ा था, वो बैठा हुआ। अभी मेरे पीछे निशान है, सिर्फ उसका सा टच होके गया मुझे। तो वसंत भी रहा, सवारी छोड़ दिया। पर मतलब मुझे लगता है, मेरे ख्याल से वो 2-3 रेस जीता था, तो शायद वो भी एक रिकॉर्ड हो जाता था। अप्रेंटिस, हाफ जॉकी एंड फुल जॉकी। अमेजिंग। हाँ, तो ठीक कहते हैं नसीब। तब भी मुझे लगा, फिर वहाँ से मैं यहाँ आया, सीज़न चालू हुआ यहाँ पर। मैं 27 नहीं जीता, वसंत 26। वसंत और आपकी तो जो राइवलरी थी सो थी, लेकिन एक बहुत ही यादगार राइवलरी या मुकाबला जो रहा है वो पेसी श्रॉफ के साथ भी रहा है। जी हाँ, मेरा अच्छा काफ़ी दोस्त है। हाँ, तो उन दिनों के बारे में भी बताइए जब वो इतना दोस्त नहीं और ज़्यादा राइवल था। हम दोनों बॉम्बे सीजन में चैंपियनशिप लड़ रहे थे। बैड लक चलेगा। वो जब मुझे ऐसा लगता है उस वक्त एक जुनून, एक शैतान जैसा मुझे अंदर आया था। जब जैसा ट्रेनर बोलता चौथा बैठो या 5वां बैठो, तो जैसे जंप आउट होने के बाद में मैं ढूंढता था पीसी किधर है पहला। तो कभी कभी ऐसा लगता था कि मैंने कुछ ज़्यादा कमिट कर दिया, आगे बैठ गया, अभी कितना फास्ट आएगा पीछे से, वो ध्यान में रखता था। या वो आगे सामने बैठा तो जल्दी उसके नजीक बैठने की कोशिश करता था। बस इसे माना, क्योंकि हम लोग दोनों चैंपियनशिप लड़ रहे हैं। On that note, we're going to slip into a quick break here in conversation with Aslam Qadar. We'll be back in a very short while. Stay with us. Thank you for staying with us. We're in conversation with legendary jockey Aslam Qadar. We've spoken a lot about his horses and some of the influences in his life. We're going to talk a little bit now more about maybe his personal life. अच्छा असलम, किसी भी करियर में फैमिली का साथ बहुत ज़रूरी होता है, खास करके जब सक्सेस होती है। तो आपकी फैमिली शुरुआत से किस तरह से आपकी सपोर्ट में थी?
देखिए मेरी वाइफ जो है बहुत नमाजी है पहले से, और ऐसा कहते हैं कि हर आदमी एक शख्स के पीछे उसका औरत का हाथ होता है। ये भी कहते हैं कि जितना दूर औरत को रखो उतना ही ज़्यादा सक्सेस भी मिलता है। नहीं ये नहीं, ये गलत है। ये अपनी अपनी सोच है मेरा ख्याल है। मेरे ख्याल से जो मैं बचा सवारी के टाइम में, शायद मेरी बीवी के दुआओं से, क्योंकि वो बिल्कुल नमाजी। तो जब भी मैं सवारी कहीं भी जाता तो वो बहुत सारा दुआएं करती, और जैसा घर पे आया तो कहते ना कि वो हम अपने मुस्लिम में कहते सदका उतारो वगैरह, ये बहुत करती थी, और मेरी माँ भी बहुत मानती थी। तो पहले आपकी माँ ने आपका समर्थन किया, फिर शादी हुई जी, और बीवी ने वैसे किया। और बच्चे? हाँ, 2। उनको राइडिंग का शौक है? नहीं, बिल्कुल नहीं। आपने कभी उनको इनकरेज किया है कि आपको नहीं। बेहतर लगा? मुझे ऐसा लगता है अगर जो भी बच्चा सवार बनना चाहता है उसको पहले यहाँ से आना चाहिए कि मुझे सवारी है। आप हम बच्चे को अभी समझेंगे पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं और उसका ध्यान कहीं और है, क्योंकि मैं खुद ज़्यादा पढ़ा तो लिखा नहीं हूँ, लेकिन आप उसको पुश कर रहे हैं पढ़ो 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 पढ़ो, और उसका दिमाग कहीं और चल रहा है, तो फ़ायदा। और रेसिंग का भी ऐसी है, जबरदस्ती है। बहुत से जिनको मैंने देखा है उनके बच्चों को लाके छोड़ देते हैं, नहीं हमारे बच्चों को सवार बनना है। जब हम कभी पूछते हैं उस बच्चों को तुम्हें कुछ बनना है, नहीं अंकल मुझे बनना तो है लेकिन डैडी बोल रहे हैं, मम्मी बोल रहे हैं। तो उनके डैडी मम्मी को मैं बोलता हूँ आप जबरदस्ती मत पुश करो इसको, वो क्या करना चाहता है, पर वो आप सोचो एक ही दिन में कोई पहलवान नहीं बन सकता। बिल्कुल। कोई भी जैसे रेसिंग हो या कोई और लाइन हो, जैसे क्रिकेट हो या कुछ भी हो, नहीं बन सकता। अच्छा, अब इन दिनों आप क्या कर रहे हैं? मैं फ़िलहाल मैं बेंगलोर टर्फ को ज्वाइन किया हूँ, और बारी के अंदर मैं और सिंकले मार्शल, मैंने कहा है बीटीसी को कि जो प्रोफेशनल सवार हो गए उनको ज़्यादा मैं ट्रेन करूँ, क्योंकि यहाँ पर वो जेंटलमैन राइडर आ रहे हैं, लड़कियाँ हैं, औरतें हैं और बच्चे हैं और उम्र वाले लोग भी आ रहे हैं। तो जो ज़्यादा करके मैं उन पे लेता हूँ, क्योंकि सुबह मैं 5 बजे आके पहले उनके साथ में सिंगले के साथ के वहाँ पर बारी में रहता हूँ, 9:30 बजे मैं स्टिमुलेटर पे जो सवार लोग हैं उनको लेता हूँ, और एवरी मंडे जो सवारी करते हैं उन बच्चों को दिखाता हूँ आप कहाँ कहाँ गलती की है टीवी के अंदर। असलम, हमने बात तो खूब की है उन गुणों के बारे में जिन्होंने आपको बहुत शौर्य दिलाया है। एक दो इंसिडेंट्स ऐसे भी होते हैं, हर जॉकी के करियर में अप्स एंड डाउन्स होते हैं। जो अगर डाउन्स की बात की जाए तो हमें उस इंसिडेंट के बारे में बताइए, पूना में जब आपने इल्यूसिव पिम्पलन को राइड किया था और वो हारी थी। देखिए सब उस रेस के बाद में मुझे उस वक्त स्टाफ थे डैडी इंडियन वाला, उन्होंने इमीडिएट रेस के बाद में बुलाया, बोला अस्तम आई एम नॉट सर्टिफाइड योर राइडिंग, यू हैव टू वेट आफ्टर द लास्ट रेस। ठीक है सर। उस टाइम बहराम जी को बुलाया गया और मेरे को पूछा कि तुम इतना जल्दी घोड़े के ऊपर हिल डाउन भी नहीं हुआ तो 5 फॉर्म से कैसा चला गया। बोला ठीक है सर। तो मैंने बोला जब अभी 15 दिन पहले हैदराबाद में प्रेसिडेंट इंडिया कप जीता, ठीक है मैं मानता उसके पुणे के घोड़े और वो घोड़े में फ़र्क है, वहाँ 6 फॉर्म से फ्रंट चला गया था। और पूना का ट्रैक ऐसा है 5 के बाद में हिल डाउन होता है, ठीक है मैं बोलूँ वजन उनको दे रहा हूँ मैं मानने के लिए, लेकिन वो इतना बड़ा घोड़ा तो उसको स्ट्राइक तोड़ ही नहीं सकते। थोड़ा छोटा घोड़ा हुआ तो आप उसको ऐसा बैठे रहो छोड़ो तो एकदम चला जाएगा वो ऐसा नहीं था। और ऐसे भी नहीं कि मैंने जब हिल डाउन हुआ 5 का तो उसको मैंने ऐसे भी नहीं किया है, बस बिट पे रखा है उसको और 3 के बाद में स्पर्ट किया। अब कहते हैं मेरा बैड लक, जो जिसने मेरे को मारा जिसने, अभी हैंडीकैपिंग जो करते हैं पता नहीं, वो बोलते हैं 22 किलो का फ़र्क था, 15 किलो का फ़र्क था, ये बराबर मारा। अब जो बोलता ना कि जिसको हारने वाले को तो बहुत गुस्सा है इसमें, और जीतने वाला तो बिल्कुल वो खुशी से एकदम समाया गया नहीं। मारा उसने भी तो वो रीलिंग पे आके मुझे मारा, और शायद मुझे लगता है वो जरा नजीक होता तो वो घोड़ा एक दूसरे घोड़े को देख के थोड़े बढ़ते हैं। अब वो 47, 62 और वो रीलिंग पे, तो मेरा नसीब खराब, मुकद्दर होता है। मुझे ऐसा लगता है मेरा नसीब खराब। ऐसे आप क्यों बोलते हो बार बार? नहीं उस देखो हार को मैं जल्दी लेता नहीं, मैं सोचता हूँ हमेशा मैंने कहाँ गलती की। दीपक साहब की आपने बात की, उनके साथ भी आपका काफ़ी स्टिंट रहा था, वो कैसा था? बहुत अच्छा। जब उनके साथ में मेरा जो कमिटमेंट शुरू हुआ तो उन लोगों ने कहा था कि 2 साल का पहले एग्रीमेंट करेंगे,
तो मैंने कहा नहीं, मैं 1 साल आपके साथ करूँगा, आपका मेरा कितना लक जमता है पहले ये इम्पोर्टेंट रेसिंग के अंदर। आप घोड़े अच्छे खरीदे, शायद आपका मेरा लक नहीं चला, तो रेसिंग में बहुत सारी उल्टी सीधी बातें होती है। जैसे फिर लक चलने लगा और उन्होंने घोड़े खरीदते गए और मेरा काम था उनको रिजल्ट देना, फिर खरीदते गए, फिर रिजल्ट निकलता गया। और मेरी तरफ से मेरा ख्याल है जो मेरा दीपक के साथ में था, हर सवार के साथ में ऐसा होना चाहिए। और जो अभी न्यू जनरेशन है उनको भी साथ में भी ये लोग को कमिटमेंट होना चाहिए। न्यू जनरेशन की अगर आप बात करें तो अपनी जनरेशन और न्यू जनरेशन में आप क्या क्या फर्क देखते हैं? ये लोग कैसे डिफरेंट हैं? देखिए, हमारी जो स्टाइल थी वो अलग थी। हम लोग फुल स्टेरअप में पैर रखते थे। अभी आजकल वो स्टाइल आया ऑटो का, ठीक है, जिसमें आप कंफर्टेबल है, बहुत ज़रूरी उसी तरह सवारी की। लेकिन मुझे जो जिस बच्चे में दिखता है ये एबिलिटी इसमें है, लेकिन कभी कभी लगता है ये क्यों नहीं डाल रहा है इसके ऊपर, उसके बारे में तो मैंने वो बच्चा बता सकता है। अच्छा, और मैं तो काफ़ी रिसेंटली रेसिंग में मेरा इंट्रोडक्शन हुआ है, लेकिन मुझे ये भी सुनने में आया कि आप पब्लिक के बहुत फेवरेट थे और काफ़ी सेइंग्स थी, जैसे असलम कादर सबका फादर। उसके बारे में थोड़ा बताइए, कुछ मेमोरीज। देखिए, जब हम लोग जीत के आते थे तो पता नहीं कोई एक सरदार था उस ज़माने में बॉम्बे में, शायद वो मुझे बहुत फॉलो करता था और वहाँ से शुरू करता, जहाँ से फ़ोटो खींचते हैं लीडिंग के बाद में, वो वहाँ कोने तक छोड़ता नहीं था और वो एक ही बात बोलता था, असलम कादर सबका फादर। तो पहले तो शुरू में समझा नहीं मैं ऐसा क्यों बोलता, और मेरी उम्र क्या थी उस वक्त। तो वो चिल्लाता था और उसके बाद में फिर जैसे और लोगों ने सुना बॉम्बे पे, वहाँ चिल्लाने। फिर बेंगलोर में आए तो बेंगलोर में भी वही बात चालू हो गई। तो बस वही नाम रख दिया किसी ने, बस असलम कादर सबका फादर। अब पता नहीं क्यों रखा है। और वो बैठ गया बिल्कुल एक फ्रेज जैसे। जी बिल्कुल बिल्कुल। आप मिस करते हैं अपनी वो लाइफ? नहीं, शुरू में 1 साल लगा मुझे गलती क्या छोड़ के, लेकिन अभी यूज टू। छोड़ा क्यों उस टाइम? क्या हो, मेरे पास इस नी में लेकिन मेरे मतलब मेरे नी ओपन हो जाता था और काफ़ी बार गिरा तो मेरे बैक में पेन आता। नहीं, मैं इसलिए रिटायर हो कि मेरे को जो कमिटमेंट मैं देना चाहता था, मुझे लग रहा था कि मेरी बॉडी भी मेरे को जवाब दे रही है और मैं चाहता हूँ कि अननेसेसरी वो जगह को होल्ड करें, क्या फ़ायदा कि हाँ मैं सवार हूँ, नहीं। बदन जवाब दे रहा है और अब जितने मेरे फॉलोअर हैं वो बेचारे और नीचे चले जाएंगे। आपके फॉलोअर्स अभी भी बरकरार आ रहे हैं, ये तो हमें भी पता है, लेकिन हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक इन द मिडल ऑफ अ वेरी इंटरेस्टिंग कन्वर्सेशन विद असलम कादर, बट वी आर गोइंग टू हैव टू स्लिप इनटू अ शॉर्ट ब्रेक। वी विल बी राइट बैक, स्टे विद अस। Welcome back to The Winning Post. We're in conversation with legendary jockey Aslam Kader. We've spoken a lot, covered a lot of ground, but there's plenty more to learn from him. अच्छा असलम, हमने पहले बात की थी इल्यूसिव पिंपनल की और उसके पूना वाला इंसिडेंट के बारे में, लेकिन एज अ घोड़ा इल्यूसिव पिंपनल कितना स्पेशल था? आपने तो उसे राइड किया है, आपको कब पता चला कि ये एक स्पेशल घोड़ा है? जी देखिए, जब यहाँ पर पहले वो एक 6 फॉर्लॉन्ग रेस भागा, शायद उसी रेस के अंदर डेविड बेलानी का घोड़ा फेवरेट था, शायद ऐसा मुझे लगता है, शायद स्पार्टन ऐसे कुछ घोड़ा था तो वो फेवरेट था और ये भागा। वो इतना बड़ा घोड़ा था तो जैसे वो रेस छूटी वो वॉक निकला 5 लेन लेफ्ट, और मेरे ख्याल से यहाँ पे जो टर्निंग ट्रैक के हिसाब से 4 फॉर्लॉन्ग पे या 4.5 के ऊपर मैं लास्ट के एकदम क्लोज आ गया और 3 के पास 600 मीटर पे ऐसा पिट के और बाहर ट्रैवल कर रहा है और जैसा उसको मैं लेट डाउन किया इसी 5 लेन जीता। उसके बाद वो मिलियन भागा, बहुत ईजी है। उसके बाद में मुझे कॉन्फिडेंस आ गया ये ट्रैक का घोड़ा भी नहीं है, ये सीधे बॉम्बे लाइक का ट्रैक है, क्योंकि बॉम्बे फ्लैट ट्रैक है और इंटरफेरेंस भी हुआ जो आराम से इसको जीत सकते हैं। मैं आपको बता दूँ, ये होने के बाद में पूना सीज़न चालू हुआ तो बॉम्बे उस वक्त शायद पूना में अच्छे कुछ घोड़े थे, तो मेरा दोस्त बहुत अच्छा दोस्त है डैलस को मैंने बोला कि आपके पास क्या क्या है यहाँ पर है, तो हम काफ़ी मस्ती में थे, तो मेरे को बोला मियाँ, मैं बोला एक काम कर, भूल गया तू बॉम्बे। बोला क्या बात कर रहे हैं? बोला भूल।
ऐसा आऊँगा और चले जाऊँगा। अच्छा, मतलब घोड़ी भी मेरे पास है। उस वक्त मेरे पास 2 घोड़ियाँ थी, एक मिस्टिक मेमोरी थी और दूसरी हॉल ऑफ ऑनर, जो काफ़ी अच्छी ब्रीडिंग मानी जाती है, मार्चेटा लाइन, लेकिन वो थोड़ा गर्म दिमाग की थी, लेकिन वो बेस्ट घोड़ी थी मेरे पास। इधर हम लोगों ने उसको ट्रैक वर्क किया था। फर्स्ट मिस्टिक मेमोरी 2 रेस जीती थी शायद, उसको अंदर रखा। इसको मैं बाहर सर्च में, बाहर में बहुत फ़र्क पड़ता है ट्रैवल करना, क्योंकि टर्निंग के अंदर जैसा उसको मैंने पूछा उस हॉल ऑफ ऑनर को, बहुत कम घोड़े से देख सवारी करने को मुझे, वैसे छोटी होके रॉकेट की तरह जाने लगी। अच्छा। तो उसका मैंने नाम रखा 7 घेर, शायद 6 घेर या 7 घेर रखा उसका। तो बहना जी को बोला, बाबा ये जो घोड़ी है मिस्टिक मेमोरी, इसके बाजू में भी नहीं है, लेकिन वो थोड़ा गर्म दिमाग की थी तो शायद इतना अच्छी रेस नहीं करी। अच्छा, जब जो आपने अपनी पहली विन के बारे में तो बताया ही, लेकिन और कौन से वो यादगार घोड़े थे जिनको आपने राइड किया है? देखिए, मैं काफ़ी डायरी जीता हूँ। यहाँ पर समर में 4 जीता हूँ, विंटर में 1 जीता हूँ, बॉम्बे में 3 इंडियन डायरी जीता। सबसे ज़्यादा मेरे लिए था एस्ट्रोनॉमी। उस वक्त मेरे पास 3 टॉप थे। उत्तम के पास में एक एकेडमिक बोल के घोड़ी थी, मैं खुद बैठ के स्टार्ट टू फिनिश 2400 मीटर और जीता पहली। फिर कैलकाटा में था अस्टाउंडिंग, जो यहाँ पे डायरी जीता और कैलकाटा में डायरी जीता। दूसरा घोड़ा था एस्ट्रोनॉमी, जो मद्रास डायरी जीता था और वो बॉम्बे डायरी। तो पहले तो मैंने चॉइस कर ली थी कि वो अस्टाउंडिंग बैठूंगा मैं, क्योंकि इतना इजी जीता था कि खाली मेरे ख्याल से कुछ करना नहीं, खाली उसे लेट डाउन करना ले जाए और चला गया। लेकिन कहते हैं नसीब यहाँ पर। फिर तो बहराम जी ने मुझे पूछा क्या बैठा, तो मैंने बोला वो मैं अस्टाउंडिंग बैठता। ठीक है, बोले हम इंग्लिश जॉकी बोलेंगे। हालांकि हमारे पास सेकेंड जॉकी था जॉन लो, लेकिन बहराम जी ने कहा नहीं, मैं वो पैट सनान को बुलाऊंगा कि वो बच्चे में यहाँ पर गवर्नर्स कप जीता हुआ था। जैसा मैं बोला नसीब, सडनली गैलप के लिए मैं वो अस्टाउंडिंग को बॉम्बे में गैलप किया और बहराम जी ने एक काम कर, तू बैठ रहा लेकिन तेरे ओनर का बड़ा है, तुम गैलप करो। क्या गैलप गया, मैं इमरती घोड़े पे जंप कर दिया। जैसा मैंने जंप किया, जो गेस्ट हाउस में था दीपक साहब के, उस वक्त मेरे ख्याल से ये पूना वाला ग्रुप जो है, ये शायद मलेशिया में और कहीं लोग बैठे थे, उनको मालूम पड़ा कि असलम ने अस्टाउंडिंग से इस पे लिया है, क्यों वो था मेरे ख्याल से मालवाडो टूफो में था और ये था अपने सनी बरार के स्टेट फार्म का। मुझे फ़ोन आ गया कि हाउ तुम कैसे चॉइस कर सकते हो, पहले ये चॉइस किया। तो मैंने दीपक साहब को फ़ोन किया, मैं सर ऐसा सब प्रेशर आ रहा है। उन्होंने कहा फ़ोन निकालो, तुम्हें क्या लगता है? हमारे सर बाजू में कोई नहीं आएगा, आप फिक्र मत करो। ठीक है, आप फ़ोन निकालो, आराम से गेस्ट हाउस में किसी बात। ठीक है, मैंने तो कमिट तो कर ली, लेकिन जब मैं सोता था तो हफ्ता भर सोया नहीं। सोचता था कि ये आ रहा है, स्टाउंडिंग आ रहा है पीछे से, ये क्या हो गया। फिर लगता था बॉम्बे की घोड़ी होम ग्राउंड था, वो आ रही है। फिर मैं सोचा जो होगा नसीब में देखा जाएगा, चलो। तो काफ़ी मेरे को बहराम जी ने पूछा कि ये तो कैसा चॉइस किया हो। मतलब बाबा जो काम गया है ना, मेरे को नहीं लगता ये जो मैंने हमारे खुद के जो चॉइस के घोड़े, ये तो बाजू में भी नहीं आएंगे। शायद कोई और आ जाए तो बात अलग है, ये दोनों बाजू नहीं आएंगे। फिर नसीब। आपने कभी ट्रेनिंग के बारे में नहीं सोचा? एक नेचुरल प्रोग्रेशन है, देखा जाए जो भी टॉप जॉकीज रहे हैं, पेसी, मलेश, सब फिर आके ट्रेनर्स देखिए, बने। मैंने लास्ट टाइम मैंने एप्लीकेशन तो दिया है, शायद पता नहीं ये क्लब में कुछ रूल्स है, उसके लिए शायद डिले हो रहा है। लेकिन आप ऑब्वियसली करना चाहेंगे। कोशिश तो करेंगे, बिल्कुल सेकेंड इनिंग ज़रूर खेलेंगे। बिल्कुल, और खेलना भी चाहिए। अच्छा, और एक लास्ट क्वेश्चन, आजकल अब इतने जॉकीज आ रहे हैं, बाहर से भी आ रहे हैं, पढ़े लिखे लड़के आ रहे हैं, उनको आप क्या नसीहत देना चाहेंगे? देखिए, प्रोफेशनली पहले अंदर डालो आप कि मुझे ये काम मुकम्मल करनी है। अधूरा मत करो कोई भी काम। अधूरा करोगे ना, आप खुद खड़े रहोगे, ना इधर के ना उधर के। कोशिश करना बहुत ज़रूरी है। देखो, इंसान कोशिश करोगे तो मुकाम पे पहुंचोगे। यहीं बैठ के मैं बोलूँगा कि ये टेबल से खाना मेरे मुंह में आ जाए तो वो चांस ही नहीं, मुझे टेबल के पास जाना पड़ेगा। तो आप उस जितनी तुम्हारी कोशिश है, मैं बच्चों को सिखाता हूँ, जो बच्चे लोग को, देखो तुम
सवालों को ये मैं सिखाता हूँ कि कॉमन आंसर नहीं होना चाहिए। उतरने के बाद आजकल देख रहा हूँ मैं बच्चे लोग को, हाँ साहब ठीक है, ये हाँ ठीक है कि क्या मतलब हो गया। मैं वो लोग बच्चे लोग बोलता हूँ, बाहर से एक आदमी को ला के मैं बैठा तो उसको भी सवाल बन जाएगा, वो भी आंसर ये देगा, ठीक है साहब। नहीं, आप ट्रॉट में बैठो तो भी रीड करो घोड़े को, कैंटर में बैठो तो रीड करो आप उसको, गैलप में बैठो तो रीड करो, तो आपका नॉलेज बढ़ेगा उससे। जैसा आपका नॉलेज बढ़ेगा तो शायद आप मेरे मुकाम पे पहुंच जाओगे। बिल्कुल। और एक कहना है, मैं आजकल जो भी बच्चे आ रहे हैं, मैं उनमें से एक पेसी और असलम कादर देखना चाहता हूँ। जैसे कि हम लोगों ने किया है, मैंने और पेसी ने और हमारे सीनियर लोग ने, उनसे बेटर करने की कोशिश करें, ताकि जो बाहर से सवार आते हैं हमें खराब रखते हैं इंडियन। बिल्कुल। आई थिंक रेसिंग की दुनिया को भी यही चाहिए, एक और पेसी श्रॉफ, एक और असलम कादर, ऐसी राइवलरी, ऐसी कहानियाँ। वेल, थैंक यू वेरी मच असलम कादर, सबका फादर। बहुत बहुत अच्छा लगा आपको इस शो पर पाके। थैंक यू वेरी मच फॉर शेयरिंग विद अस। थैंक यू।